हिमांशु चौबीसा इंस्टीट्यूट। अब तैयारी हुई आसान और अफोर्डेबल। ऑनलाइन पढ़कर बने टॉपर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 अध्याय 2 मौसम एवं जलवायु, जिसमें हमने मौसम एवं जलवायु की शुरुआत की और कुछ बेसिक पॉइंट जलवायु, कृषि जलवायु, मौसम विज्ञान, इन सभी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है मौसम एवं जलवायु के तत्व एवं फसलों पर प्रभाव। कि हमारे जो मौसम एवं वेदर एंड क्लाइमेट के जो तत्व हैं वो फसलों पर कैसे प्रभाव डालते हैं, उनके बुरे प्रभाव क्या हैं और उनके अच्छे प्रभाव क्या हैं, तो डिस्कस करते हैं इस क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स में यस का ज़रूर एक मैसेज छोड़ दें, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। वायुमंडल की वे दशाएं और भौतिक विशेषताएं जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापन हेतु काम में लिया जाता है, उन्हें मौसम एवं जलवायु के तत्व कहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पर विद्यार्थियों समझिएगा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि कृषि पर बुरा इफेक्ट डालते हैं और कुछ होते हैं जो हमारी कृषि पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। समझिएगा कि हमारा परिभाषा कहना चाह रही है कि वायुमंडल की वे दशाएं, यानी कि वायुमंडल की वे दशाएं यानी कि कुछ ऐसे वातावरण में होने वाले परिवर्तन जो कि भौतिक विशेषताएं यानी कि फिजिकल विशेषताएं, जिन्हें मौसम में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए मापन हेतु काम में लिया जाता है। यानी कि सबसे पहले वायुमंडल की कुछ दशाएं होती हैं, उसके बाद में कुछ भौतिक विशेषताएं, और उसके बाद में हम इन दोनों को क्या करते हैं कि मौसम में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनको जानने के लिए, उनको मापने के लिए हम इन दशाओं और इन भौतिक विशेषताओं को काम में लेते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मौसम एवं जलवायु के तत्व कहते हैं। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही क्लियर और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है आपको। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये निम्न प्रकार से हैं, ऐसे तत्व कौन कौन से हैं, तो सौर विकिरण, उसके बाद में आता है तापमान, उसके बाद में नंबर 3 है वायुमंडल, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायु, वाइंड्स, वर्षण, प्रेसिपिटेशन, बादल, क्लाउड्स, ठीक है। ये थे हमारे मौसम एवं जलवायु के तत्व। अब इनको थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं कि सौर विकिरण में क्या है, वाइंड में क्या है, बादल में क्या है, वर्षा में क्या है, वर्षण में क्या है, तो सभी को डिस्क्राइब करता है यहाँ पर। अब देखिए क्या होता है कि सौर विकिरण में पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली लगभग संपूर्ण ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रदान की जाती है। यानी कि पृथ्वी पर जितनी भी एनर्जी हमें मिल रही है वो सभी में एनर्जी, चाहे वो कृषि को मिल रही हो चाहे वो मनुष्य को मिल रही हो, मुख्यतया कृषि के लिए उपयुक्त है। यदि वो कृषि को ये एनर्जी मिल रही है जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं, तो ये किसके द्वारा संभव है, ओनली फॉर सूर्य के द्वारा। दूसरा पॉइंट, वायुमंडल में होने वाली समस्त भौतिक क्रियाएं भी और सौर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से संचालित होती हैं। वायुमंडल में जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी किस पर निर्भर हैं, सौर विकिरण। और सौर विकिरण होगा तभी ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हो पाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं कि विकिरण की क्रिया द्वारा विकिरण का मतलब होता है कि सूर्य की जो तरंगें होती हैं उनके द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सूर्य ताप कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कि जो सूर्य की किरणों द्वारा हमें पृथ्वी पर ऊर्जा प्राप्त हो रही है सूर्य से, उस ऊर्जा को सूर्य ताप या फिर उन किरणों को
सूर्य ताप कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और इसको बढ़िया समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, वाष्पन, मृदा एवं वायु का गर्म होना आदि प्रक्रियाएं भी इस ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, वाष्पन, मृदा एवं वायु का गर्म होना। मृदा गर्म हो रही है, वायु गर्म हो रही है, वाष्पन हो रहा है। वाष्पन कब होगा? जब अधिक पानी गर्म हो जाएगा और वो पानी भाप के रूप में ऊपर उठेगा, तो हम उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। ठीक है, तो गर्म होना आदि प्रक्रियाएं इस ऊर्जा द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी? सौर विकिरण द्वारा। दूसरा आता है, इसमें सौर विकिरण में नंबर 1 आता है प्रकाश की गुणवत्ता, कि प्रकाश की गुणवत्ता कैसी है। तो प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, पौधों द्वारा सहन कर ली जाती हैं तथा इनके प्रभाव से पादप कोशिकाएं छोटी रह जाती हैं, इनकी वृद्धि रुक जाती हैं। ये किरणें बीज अंकुरण एवं इनके प्रभावी विकास को भी प्रभावित करती हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो प्रकाश में उपस्थित जो पराबैंगनी किरणें हैं, जिनके बारे में हमने अभी बात की, सौर विकिरण, तो उन पराबैंगनी किरणों को, जो ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, वो क्या करती है? एक तो पौधों द्वारा सहन कर ली जाती हैं, दूसरा इनके प्रभाव से पादप कोशिकाएं जो होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और इनकी वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती हैं। किसके द्वारा? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। ये किरणें बीज अंकुरण एवं इनके प्रभावी विकास को भी प्रभावित करती हैं। ये तो तीसरा, बीज अंकुरण को प्रभावित करती हैं, साथ साथ इसके विकास को भी प्रभावित करती हैं। वृद्धि को प्रभावित करती है, विकास को प्रभावित करती है, बीज अंकुरण को प्रभावित करती है, और जो हमारे पादप कोशिकाएं होती हैं वो छोटी रह जाती हैं। ये था प्रकाश की गुणवत्ता। अब इसमें और पॉइंट्स हैं। अब देखिए क्या होता है कि अनाज वाले पौधों में फूटान के निर्माण, पत्तियों के आकार, जड़ विकास भी प्रकाश से प्रभावित होते हैं। अनाज वाली पौधे जितनी भी हैं, या फिर अनाज वाली फसलें कह लो आप, तो उनमें जब फूटान होता है, फूटान कब होता है? जब दाना बनना शुरू होता है। तो फूटान के निर्माण और पत्तियों के आकार, जड़ विकास भी किससे प्रभावित होते हैं? प्रकाश से प्रभावित होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट, प्रकाश की लाल रंग की किरणें। कौन से रंग की? लाल रंग की किरणें प्रकाश संश्लेषण एवं अंकुरण क्रिया को सर्वाधिक प्रोन्नत करती हैं, यानी कि उनको बढ़ाती हैं। अधिक से अधिक फोटोसिंथेसिस होता है, अधिक से अधिक अंकुरण होने के लिए उनको प्रोन्नत करती हैं, यानी कि आगे बढ़ाती हैं, तथा दीर्घकरण को रोकती हैं। हरी नीली विकिरण भी बीज अंकुरण क्रिया से अवरोध उत्पन्न करती हैं। समझ गए इस बात को? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब देखिए अगला क्या है? अगला है प्रकाश की तीव्रता, सौर विकिरण का दूसरा भाग, प्रकाश की तीव्रता। इससे अभिप्राय प्रकाश की मात्रा या चमक से है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पादप वृद्धि को प्रभावित करती है। कौन करता है? प्रकाश की तीव्रता। समझिए इसको कि अधिकतम प्रकाश तीव्रता जहाँ पर पौधे की श्वसन दर, प्रकाश संश्लेषण दर समान रहती है और प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु कहलाती है। क्या कहना चाह रहा है? समझिए इस बात को कि अधिकतम प्रकाश तीव्रता जहाँ पर होती है वहाँ पौधे की श्वसन दर, प्रकाश संश्लेषण दर समान रहती है और इस अवस्था को प्रकाश क्षतिपूर्ति बिंदु कहते हैं। ठीक है, अधिक तापमान पर यह बिंदु भी अधिक प्रभावित होता है, अधिक तापमान पर यह बिंदु अधिक होता है, यानी कि इसकी जो संख्या, जो मतलब कहने का मतलब प्रभाव जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तीसरा जो प्रकार है वो है प्रकाश की अवधि। फसल विकास की प्रक्रियाएं जैसे पर्ण उत्पादन दर, पुष्पन, फलन आदि दिन की लंबाई या प्रकाश की अवधि से प्रभावित होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि फल विकास की प्रक्रिया जितनी भी होती हैं वो एक तो पर्ण उत्पादन दर पर होती है, पुष्पन पर होती है, फलन पर होती है।
पर्ण उत्पादन दर, पर्ण का उत्पादन होगा, पुष्पन होगा, फलन बनेगा, फल बनेगा। तो ये सभी दिन की लंबाई या प्रकाश की अवधि से क्या होती है, प्रभावित होती हैं। कैसे होती है वो भी अभी समझ में आ जाएगा। दिन में प्रकाश की अवधि तथा रात में अंधकार की अवधि कई फसलों या पौधों में पुष्पन के समय को प्रभावित करती हैं। पौधों को या पौधों की दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति इस अनुक्रिया को, पौधों की पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। ये एक प्रदीप्तिकालिता की परिभाषा है। तो क्या लिखना है, दिन में प्रकाश की अवधि तथा रात में अंधकार की अवधि कई फसलों या पौधों में पुष्पन के समय को प्रभावित करती है। पौधों की दिन के प्रकाश की अवधि के प्रति इस अनुक्रिया को प्रतिदीप्तिकालिता कहते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया होगा। अब प्रकाश की अवधि जो अभी हमने बात की, उसके आधार पर 4 वर्गों में प्रकाश की अवधि को बांटा गया है, विभक्त किया गया है। नंबर 1, लघु दिवस या अल्प प्रकाश पेशी पौधे, इन्हें इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, ये क्या होता है कि पौधों में पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश एवं रात्रि के अंधकार की एक विशेष लंबाई आवश्यक होती है, जिसे क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि पौधों में पुष्पन के लिए दिन के प्रकाश एवं रात्रि के अंधकार की एक विशेष लंबाई की आवश्यकता होती है। मैं आपको बता दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो जब क्या होता है कि जब पौधों में पुष्पन की क्रिया होती है तो प्रत्येक पौधे के लिए अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। तो प्रत्येक पौधे के लिए एक विशेष प्रकाश की अवधि निर्धारित है, एक विशेष प्रकाश की अवधि निर्धारित है। उस पौधे को उतनी प्रकाश की अवधि होगी तभी वो पुष्पन की क्रिया पूर्ण कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो उसे एक विशेष लंबाई की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्रांतिक दिवस अवधि कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि लघु दिवस पौधे वे पौधे होते हैं जिनसे पुष्पन की प्रक्रिया शुरू होने के लिए दिन की अवधि तुलनात्मक रूप से कम, यानी कि मिनिमम 10 घंटे की आवश्यकता होती है। अधिक प्रकाश की अवधि मिलने पर पौधों में काई की वृद्धि अधिक होने लगती है और पुष्पन का समय स्थगित हो जाता है। इस पॉइंट को समझिए कि क्या होता है कि जब पौधों में पुष्पन की क्रिया होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रत्येक पौधे में पुष्पन का समय निर्धारित होता है। अधिक प्रकाश की अवधि मिलेगी तो उसमें काई की वृद्धि होगी। और शॉर्ट डे प्लांट, लघु दिवस पौधे की हम बात कर रहे हैं, तो लघु दिवस पौधे में यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम टेम्परेचर लगभग 10 घंटे की आवश्यकता उन्हें होती ही है, तभी वो अपना पुष्पन कार्य संपन्न कर पाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यदि इतना समय नहीं मिला तो उनका पुष्पन का समय क्या हो जाता है, स्थगित हो जाता है, यानी कि पुष्पन नहीं हो पाता है। अधिकांश उष्ण कटिबंधीय पौधे जैसे धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन, मूंग आदि लघु दिवस पौधे कहलाते हैं। लिख लेना, स्टार लगा दो, आपके बड़े ही काम की चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा आता है दीर्घ दिवस पौधे। दीर्घ दिवस या दीर्घ प्रकाशपेशी पौधे, इन्हें कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इन पौधों को पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के लिए तुलनात्मक रूप से दीर्घ अवधि की आवश्यकता होती है, लगभग 14 घंटे से अधिक, लगभग 14 घंटे या फिर 14 घंटे से अधिक की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर समझिएगा कि इन पौधों को जब भी कम प्रकाश अवधि वाले दिन मिलते हैं तो पुष्पन को स्थगित करके कायिक वृद्धि अधिक कर लेते हैं। इनमें क्या होता है कि जब भी इनको 14 घंटे से कम प्रकाश मिला तो ये अपना पुष्पन रोक देते हैं और इनमें कायिक वृद्धि होना शुरू हो जाती है। कायिक वृद्धि का मतलब होता है बिना पुष्पन किए पौधे का बड़ा होना। यदि कोई पौधा है आपके पास में, उस पर फूल या फल नहीं लग रहे और उसकी ग्रोथ होती जा रही, तो उस अवस्था को कायिक वृद्धि कहते हैं। समझे? तो मुख्यतः शीत कटिबंधीय पौधे जैसे गेहूँ, जौ, जई,
आलू, चुकंदर आदि। आपने देखा होगा कि ये सभी फसलें हम ठंड के समय में लगाते हैं। तो ठंड के समय में रात की अवधि जो होती है वो बढ़ जाती है और प्रकाश की अवधि कम हो जाती है। तो उस अवस्था में इन पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया जो होती है वो स्थगित हो जाती है और इनमें कायिक वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अब तीसरा आता है मध्यवर्ती या प्रदीप्तिकालिक पौधे, इंटरमीडिएट डे प्लांट। इस श्रेणी के पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया एक निश्चित प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे प्राप्त होने पर ही होता है। अब देखिए, इससे कम होने पर नहीं होता है। मध्यवर्ती या प्रदीप्तिकालिक पौधे जो होते हैं, इंटरमीडिएट डे प्लांट, इनमें क्या होता है कि जब पुष्पन की प्रक्रिया होगी, तो पुष्पन की प्रक्रिया जब होगी तो प्रकाश संश्लेषण की अवधि जो होगी वो प्रकाश की अवधि जो होगी वो लगभग 12 से 14 घंटे इनको मिलने चाहिए। इससे कम होने पर वही सेम अवस्था वापस आ जाएगी कि ये अपना पुष्पन स्थगित कर देंगे और इनमें कायिक वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। जैसे गन्ने में 12 से कम या 14 से अधिक घंटे प्रकाश की अवधि प्राप्त होने पर पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है होने पर, या फिर इससे कम होने पर नहीं होता है। तो गन्ने में क्या होता है कि यदि 12 से कम या 14 से अधिक घंटे प्रकाश की अवधि प्राप्त होने पर पुष्पन की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है। लगभग इनको 12 से 14 घंटे इनको वो समय चाहिए ही चाहिए। इससे कम होगा तो नहीं चलेगा और 14 से अधिक भी नहीं होना चाहिए। मिनिमम 12 या 13, 12, 13, 12, 13, 13.5 इतना होना चाहिए। अब देखिए लास्ट अगला पॉइंट, इस कारण से गन्ने में किस्म विकास के कार्य करने के लिए गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना हुई थी कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। उन्होंने जहां प्रकाश की अवधि 12 से 14 घंटे के मध्य होती है, उन्होंने वहां पर बताया। अब आता है लास्ट जो है दिवस निष्प्रभावी पौधे। अब इसको सीधा साधा अगर साधारण शब्दों में अपनी भाषा में समझे तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि जिनको आप कुछ भी कह लो उनको फर्क नहीं पड़ता, जिनको आप कुछ भी सुना दो उनको फर्क नहीं पड़ता, जिनको आप कुछ भी, या फिर कुछ ऐसे होते हैं डीट जिन्हें कहते हैं आपकी भाषा में। तो डीट जो होते हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जो निष्प्रभावी होते हैं। तो इन्हें आप अपनी भाषा में डीट पौधे कह सकते हो। डीट पौधे कैसे कि कुछ पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया दिन के प्रकाश की अवधि से प्रभावित नहीं होती, अर्थात पुष्पन पर प्रकाश की अवधि का प्रभाव नहीं पड़ता है, वे दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं। जैसे कपास, सूरजमुखी, बकवीट, टमाटर, मटर, दाल की कई किस्में आदि इस श्रेणी में आने वाले पौधे हैं। हमने कहा अभी कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो आलसी होते हैं, डीठ होते हैं, जिनको कुछ भी कह लो बस उनका काम है आलस करना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कपास, सूरजमुखी, टमाटर, बकवीट, मटर, दाल की ऐसी कई किस्में जिनको सूर्य के प्रकाश होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनको ऐसा नहीं होता है कि इतना घंटे टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए, या फिर हमारे दिन में हमें 14 घंटे टेम्परेचर मिलना ही चाहिए, प्रकाश मिलना ही चाहिए, ऐसा इनका कोई फिक्स नहीं है। इनको मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। तो ऐसे पौधे दिवस निष्प्रभावी पौधे कहलाते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट। आई होप मैंने धीरे धीरे पढ़ाया, आपको काफ़ी अच्छा पढ़ाया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं हम नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।